नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। मेरे साथ हैं ओमकार चौधरी जी, जिनसे हम पता करेंगे कि ये जो दिल्ली में चीज़ें हुई हैं, नए चीफ मिनिस्टर की घोषणा की गई है और काफ़ी कुछ हो रहा है वहाँ पर। इससे कुछ एक स्ट्रैटेजिक सेंस में बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली तो ख़ैर वो हाथ में ही है, गवर्नमेंट की करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। और दूसरा चीज़, दिल्ली से मैं सर से जो एक बड़ा सवाल पूछूँगा, जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी सारी उँगलियाँ उठती थी, उनका क्या होगा? उसके ऊपर भी थोड़ी बात करते हैं। सर जी, नमस्कार, वेलकम टू द शो। बहुत नमस्कार आपके सभी श्रोताओं को भी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। पहले ये बताइए सर, ये इनको सडनली ले लिया है गुप्ता जी को, अब कोई पूरा मतलब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा रिएक्ट कैसे करें, अच्छा है, बुरा है, नहीं है, क्या है? पता नहीं चल रहा। आप किस नज़र से देखते हैं और ये कोई दूर की चाल है, पास की चाल है, विमेन फेस को आगे लेके आना है, कोई आउटसाइडर चाहिए था, क्या है? क्या हुआ यहाँ पर? आदि जी, हम लोगों को स्मृति दोष है भारतीयों को। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए एक आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि हमें भारतीय जनता पार्टी को देश भर में 1 लाख ऐसे कार्यकर्ता तैयार करने हैं, ऐसे युवाओं को पार्टी में लेकर के आना है जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, यानी किसी राजनीतिक परिवार से जिनका कोई रिश्ता नाता ही ना हो, नॉन पॉलिटिकल आइडेंटिटी उनकी हो, ऐसे लोगों को हमें आगे लेकर के आना है। और जब रेखा गुप्ता जैसे लोगों को लेकर के आया जाता है, तो कई बार लोग क्या है कि उनकी जाति क्या है, वो एक महिला हैं, वो केजरीवाल की जो छवि थी उसको ओवरकम करेंगी, और चूंकि महिला हैं इसलिए आम आदमी पार्टी के बदजुबान प्रवक्ता और नेता उस तरीके से हमला भी नहीं कर पाएंगे। तमाम तरह की बातें करने लगते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री कभी-कभी संदेश देते हैं कहीं-कहीं से, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भी दिया। और अभी हाल में हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में वो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने रिपीट भी किया था उस चीज को। तो पहली बात तो ये है कि जिन लोगों के नाम चल रहे थे चीफ मिनिस्टर के चेहरे के तौर पर दिल्ली में नतीजे आने के बाद, उनमें एक तो प्रवेश वर्मा थे और दूसरी रेखा गुप्ता थी। कुछ और नेताओं के भी नाम चल रहे थे, सतीश उपाध्याय का चल रहा था, वीरेंद्र सचदेवा का, विजेंद्र गुप्ता का चल रहा था, मनजिंदर सिंह सिरसा का भी चल रहा था। यानी टेलीविजन चैनलों के पर्दों पर जो डिबिया बनती हैं उनमें 7-8 चेहरे लगा करके ये लोग चर्चा करने के लिए बैठते थे। और उनका वो एक पहले से ही एक पुराना खटराग चला आ रहा है, ऐसे ही करते हैं हर राज्य में, पता सता कुछ होता नहीं है। तो रेखा गुप्ता का नाम जरूर चल रहा था, लेकिन कोई सीरियसली उनके नाम पर विचार कर ही नहीं रहा था, क्योंकि हम लोग क्या है कि जो एक परंपरागत रवायतें चली आ रही हैं, खास तौर से कांग्रेस के टाइम से, उसमें हम खानदान ढूंढते हैं कि बैकग्राउंड किसका क्या है। और फिर ये सोचने लगते हैं कि अगर ये साहब सिंह वर्मा का बेटा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, जाटों पर बड़ा प्रभाव है जी इस परिवार का, तो प्रवेश वर्मा का नाम लेकर के फिर अपना वो बैंड बाजा और ढोल ढपाड़े बजाने शुरू कर देते हैं कि प्रवेश वर्मा के ही चांस ज्यादा है। लेकिन जो खास तौर से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जो चयन की प्रक्रिया है एक तो बहुत गोपनीय है। दूसरी बात यह है कि वो बीजेपी के जो आम कार्यकर्ता हैं, खास नहीं, जो आम कार्यकर्ता हैं और जिनके चेहरों से कोई एज सच परिचित भी नहीं होता है, बस वो नीचे से काम करते हुए आ रहे हैं, दरी बिछाने से लेकर के पोस्टर चिपकाने तक और रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने तक, ऐसे किसी एक आदमी को उठाते हैं और चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण है।
मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है, राजस्थान इसका उदाहरण है, कई स्टेट, उड़ीसा आप ले लीजिए, कई ऐसे आम चेहरों को, कार्यकर्ताओं को जिनकी कोई अपनी एज सच आइडेंटिटी नहीं थी, उनको उठा करके चीफ मिनिस्टर बना दिया और एक मैसेज देने की कोशिश की। जिस भारतीय जनता पार्टी को कभी बनियों ब्राह्मणों की पार्टी बताया जाता था, या जो अर्बन बेस एक पार्टी कहा जाता था कि शहरों की पार्टी है, आज वहां कई पिछड़े हैं, दलित भी, वहां अति पिछड़े भी हैं, और अलग अलग जो समुदायों को प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। अब आप कौन सोच सकता था कि इस देश में वनवासी आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगी? एक जाट को उन्होंने उपराष्ट्रपति बनाया। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, वो दलित थे, कानपुर के पास उन्नाव के। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में आप अगर देखें तो वो आदिवासियों को, पिछड़ों को, सवर्णों को, और इन जातियों में भी हरियाणा में देखें तो नायब सैनी को बना दिया, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बना दिया, उत्तराखंड में धामी साहब को बना दिया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातीय समूह को, वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर के इस पार्टी का बड़ा विस्तार किया है। अब आते हैं रेखा गुप्ता पर। रेखा गुप्ता के जो दादाजी हैं मणिराम, वो हरियाणा के जींद जिले में एक जुलाना पड़ता है, जहां से वो विनेश फोगाट विधायक है इस समय कांग्रेस की। जुलाना से इनका परिवार आता है। इनके पिताजी एक बैंक में जब मैनेजर बने 70 के दशक में, तो वो दिल्ली शिफ्ट हुए। ये लोग भी दिल्ली में ही पैदा हुए, रेखा गुप्ता और इनके भाई वगैरह, और यहीं इनकी स्कूलिंग और उच्च शिक्षा सब कुछ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसी की स्टूडेंट विंग से इनके करियर की शुरुआत हुई। बाद में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है भारतीय जनता पार्टी का, एबीवीपी जिसको बोलते हैं, ये उसकी पदाधिकारी बनी। फिर ये भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी बनती गई। फिर ये पार्षद का चुनाव लड़ी और जीती। 2015 में करीब 10,000 वोटों से चुनाव हार गई थी विधानसभा का, और 2020 में करीब 4,500 वोटों से हार गई थी चुनाव। लेकिन बीजेपी को इन पर, इनकी मेधा पर और इनके कामकाज पर, इनके चेहरे पर विश्वास था। इसलिए एक परिपाटी होते हुए भी पार्टी में कि 2 चुनाव कोई अगर हार जाए तो तीसरी बार उसको टिकट नहीं मिलता, इनके मामले में अपवाद रहा। तीसरी बार भी इनको मौका दिया गया और इस बार ये करीब 29,000 वोटों से जीत गई शालीमार बाग से। तो इनका बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। इनके दादाजी, इनके पिताजी या इनका जो ससुराल है, इनके पति एक बिजनेसमैन है, तो इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। उस हेतु प्रधानमंत्री ने जो कहा था, और दूसरी बात, जिनका आरएसएस से जुड़ाव है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी की नर्सरी जिसको मैं बोलता हूं, स्टूडेंट लेवल से ही जो भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, निचले स्तर से काम शुरू करते हैं और ऊपर तक आते हैं, एक तरीके से एबीवीपी को इन्होंने मान्यता दी है। और मैं तो कहीं सुन रहा था, इस समय जितने मुख्यमंत्री हैं, 14 मुख्यमंत्री थे अब तक, अब 15वीं मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की ये हो गई। इन 15 में से करीब 10 एबीवीपी का अपना बायोडाटा रखते हैं, यानी एबीवीपी में काम कर चुके हैं। अगर हम बाकी पार्टियों में देखेंगे, स्टूडेंट्स विंग्स से कितने लोगों को ऊपर लाया जाता है और क्या उनको सम्मान भी दिया जाता है, तो जवाब मिलेगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो सोच है, वो यहीं आकर के एक बड़ा डिफरेंस हमें कराती है, दर्शन कराती है, और उसको होते हुए भी हम देखते हैं। सर, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली, इसके बारे में तो काफ़ी हद तक चीज़ें आई मीन अच्छा है, ग्राउंड लेवल का लीडरशिप को अगर आप मौका देते हो तो देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। एक जो चीज़ ये है, ये काफ़ी
तीव्र बोलती हैं। इनकी बोली काफ़ी काफ़ी तगड़ी है। पता नहीं मेरे को क्यों लगा मैं जब इनके बारे में मेरे को ऑनेस्टली मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था। ठीक है, मैं इतना देखता नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था बट जब कल से मैंने जब वीडियोज़ देखने शुरू करे मैंने बोला भैया ये तो काफ़ी आई मीन खुले में बोलती हैं। तो आपको एज़ फ़ार एज़ लॉ एंड ऑर्डर जो दिल्ली में दिखता है और जिस तरह से चीज़ें होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और सड़कों पे इस तरह जिस तरह चीज़ें चल रही हैं आज एंड आप वहीं पर हो तो आपको तो ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। आप कैसे देखते हैं कि ये क्या करेगी? बिकॉज़ दिल्ली पुलिस है, देयर इज़ नो क्वेश्चन बट जब तक आपका चीफ मिनिस्टर अब जो भी कह लो सर चीफ मिनिस्टर के पास बहुत पावर्स होती हैं, बहुत टेढ़े-मेढ़े काम करने के तरीके होते हैं। तो आपको कैसा दिखता है कि ये जो अराजकता फैलाई जाती थी दिल्ली के अंदर, खैर दिल्ली तो अब वो बोलते हैं ना सराउंड हो चुका है। तो उसके बाद भी दिल्ली में कुछ ना कुछ होता था। आपको क्या लगता है क्या होगा आगे सर? देखिए 2-3 बातें हैं। इनके 3-4 वीडियो वायरल कराए जा रहे हैं। कुछ ट्वीट 2016 का कोई वायरल कराया जा रहा है जिसमें केजरीवाल के बारे में कोई टिप्पणी की थी और 2016 यानी 9 साल पहले का अ, वो नो 2016 का ट्वीट ला करके अब वायरल करना पड़ रहा है लोगों को। ये बौखलाहट है। दूसरी बात ये है कि दूसरा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये महापौर के चुनाव में जिस तरह की हरकतें हो रही थी, तो उसमें माइक वाइक और तार-वार उखाड़ते हुए दिखाई दे रही हैं और उसमें लिखा हुआ है कि फूल फ्लावर मत समझना, फायर हूँ मैं। कुछ इस तरह के डायलॉग लिख करके जो है वो किए जा रहे हैं। कुछ इनके इंटरव्यूज़ वगैरह जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं कि बहुत तेज़ तर्रार लग रही हैं। एक तो जिस तरह की आपदा से दिल्ली गुजरी है पिछले 10-11 साल में, उसमें एक फायर ब्रांड नेता की ज़रूरत तो थी और जब इनका नाम सामने आया तो लोगों ने कहा कि भई महिला क्या जो है केजरीवाल जैसी और उनकी जो पूरी केजरीवाल एंड कंपनी है, जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, वो तो प्रधानमंत्री के बारे में भी मनोरोगी और कायर और पता नहीं क्या-क्या बकवास करते हैं, विधानसभा में खड़े होकर के उनका ये क्या मुकाबला करेंगी। लेकिन जब से वो वीडियो आने शुरू हुए हैं सामने, तो लोगों ने कहना शुरू किया कि यार चैन तो ठीक है। ये तो सही काम करेगी। जहाँ तक दिल्ली के प्रदर्शन, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो होम मिनिस्ट्री के तहत रहता है। यानी गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह उसको देखते हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको देखते हैं। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर के अधीन दिल्ली की पुलिस नहीं है और दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं है। ये शीला दीक्षित के समय भी था, ये उनसे पहले सुषमा स्वराज के समय भी था, आतिशी मार्लेना के समय भी, केजरीवाल के समय भी और अब जो रेखा गुप्ता हैं, इनके समय भी रहेगा कि दिल्ली पुलिस का डायरेक्ट कुछ लेना-देना चीफ मिनिस्टर से नहीं है और चीफ मिनिस्टर का डायरेक्ट कुछ लेना-देना दिल्ली की कानून व्यवस्था से नहीं है। और जब भी कोई घटनाएँ होती थी, रेप हो जाते थे या हत्याएँ हो जाती थी या कोई गैंग वार टाइप कुछ हो जाता था कचहरी में कहीं भी, तो अरविंद केजरीवाल सबसे पहले कूद करके अमित शाह पर ही अटैक करते थे या एलजी पर अटैक करते थे, कि साहब दिल्ली की कानून व्यवस्था का आप लोगों ने कबाड़ा करके रखा हुआ है, दिल्ली पुलिस हमारे हवाले कर दो, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे। अब पंजाब पुलिस तो भई आपके हवाले है, तो पंजाब में क्यों नहीं रुक रहे हैं अपराध, हत्याएँ अपहरण, ड्रग्स और तमाम जो अवैध घुसपैठ और तमाम दूसरी बीमारियाँ हैं, तो वहाँ की पुलिस तो आपके ही अंडर में है। वहाँ की पुलिस पर तो अमित शाह का या दिल्ली के एलजी का कोई कंट्रोल नहीं है या पंजाब के राज्यपाल का कोई कंट्रोल नहीं है। तो वहाँ रोक लो, वहाँ कर लो जो कुछ करना है, तीर चला लो। लेकिन वहाँ नहीं करेंगे, यहाँ इनको पुलिस चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि जो भी दिल्ली चूँकि देश की राजधानी भी है आदि जी, तो यहाँ की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और अपनी सेंसिटिविटी भी है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी है, यहाँ हाई कोर्ट भी है, यहाँ दुनिया भर के देशों के राजदूत, उच्चायोग, महावाणिज्य दूतावास सभी कुछ है, इंटरनेशनल मीडिया भी है यहाँ पर। तो उस हिसाब से इसका एक अपना विशेष स्थान है। तो देश की कैपिटल है तो फिर दिल्ली की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो केंद्र के अधीन ही काम करती है और जिसके दायरे में कुछ ही चीजें दी गई हैं,
उसको दिल्ली पुलिस या सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको देखेगी, होम मिनिस्ट्री ही उसको देखेगी, ऑब्जर्व करेगी, और उसी की जिम्मेदारी भी बनती है। हम और आप तो जानते हैं, आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, दिल्ली पर कितने आतंकवादी हमले हो चुके हैं और पार्लियामेंट पर आतंकवादी हमला हो चुका है, जो मतलब लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। तो उस पर भी जब अटैक हो चुका, सुप्रीम कोर्ट परिसर में, हाई कोर्ट परिसर में अटैक हो चुके, इंडिया गेट पर, इंडिया गेट कह रहा हूँ, कनॉट प्लेस पर हो चुके, बहुत जगहों पर हो चुके। तो ऐसे में ठीक है, 2014 के बाद पठानकोट के आगे आतंकवादी नहीं घुस पाए, उनको वहीं न्यूट्रलाइज किया गया है, और देश के किसी भी हिस्से में कोई बड़ी आतंकी वारदात पिछले करीब-करीब 10-11 साल से हमने नहीं सुनी है। लेकिन दिल्ली चूँकि देश की राजधानी है, इसलिए भी जो दिल्ली पुलिस है या जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, जो खुफिया तंत्र है, वो चाहे रॉ का हो, आईबी का हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो या दिल्ली पुलिस का ही खुफिया विभाग क्यों ना हो, वो सब सेंटर के अधीन ही काम करता है, और कुछ हद तक उसकी निगरानी एलजी करते हैं या सीधे होम मिनिस्ट्री करती है। जी। सर एक और जो अभी आपको क्या लगता है, ये जो बचे-खुचे लोग हैं वहाँ पर दिल्ली में, जो इनकी पार्टी के हैं, इनके साथ क्या होगा अभी? देखिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और इनके कई दूसरे एमएलए और पूर्व मंत्री अलग-अलग मामलों में वो आरोपी हैं। कुछ मामलों में चार्जशीट अदालतों में ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है। शराब घोटाले में ही अब तक जो पूरक जितने आरोप पत्र दाखिल हुए हैं, उनकी संख्या करीब 7 या 8 है। उनमें ट्रायल शुरू होंगे। अरविंद केजरीवाल भी, मनीष सिसोदिया भी, संजय सिंह भी, विजय नायर समेत, और उधर वो साउथ में केसीआर की बेटी के कविता, ये सब जमानत पर बाहर हैं। सत्येंद्र जैन जो इनके स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, वो एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो 2015-16 का था, कलकत्ता से कुछ एक हवाला कंपनी के जरिए, नेटवर्क के जरिए कुछ बड़ा लेन-देन हुआ था, काले का सफेद किया गया था। उस मामले में उन पर भी आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। इसके अलावा आदि जी करीब 7-8 केस हैं, जिनमें अभी जांच चल रही है और जो कंक्लूजन पर पहुंचने वाली है। अभी राष्ट्रपति जी ने सत्येंद्र जैन के ऊपर एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। इससे पहले मनीष सिसोदिया के मामले में, अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी को ये परमिशन मिल चुकी है। तो सारी बाधाएं खत्म हो रही हैं, कानूनी पछड़े खत्म हो रहे हैं। अब ट्रायल शुरू होंगे और सजाएं मिलनी शुरू होगी, अगर सरकार, ईडी, सीबीआई इनको दोषी सिद्ध कर देती है प्रमाणों के साथ, और जो उस समय की परिस्थितियां हैं उनको, और जो मनी ट्रेल है उसको देखते हुए। और जो दूसरे मामले हैं, बस खरीद घोटाला है, स्कूलों में भवन निर्माण का, कक्षाओं के निर्माण का मामला, जिसमें कक्षाओं के रूम के नाम पर टॉयलेट बना दिए गए थे, वो घोटाला है। बसों में पैनिक बटन लगाने का घोटाला है, मार्शल तैनात करने का घोटाला है, विज्ञापन का मामला है, जल बोर्ड का 78,000 करोड़ का घोटाला है। ऐसे कुल मिलाकर के 8-9 घोटाले हैं। तो इनकी लंबी रेल बनने वाली है, लंबी रेल बनने वाली है। और मैंने तो अपने एक प्रोग्राम में करीब 2-2.5 महीने पहले कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक जीवन का अंत होने जा रहा है। बड़ा रिस्क होता है किसी पॉलिटिशियन के बारे में इस तरह की घोषणा कर देना, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के फेर में इन्होंने बहुत बड़ी गलतियां कर दी हैं, बहुत बड़ी गलतियां कर दी हैं। और अगर इनको ये गलतफहमी ना होती कि अब तो मैं और मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरे माता पिता सब आजीवन शीश महल में ही रहने वाले हैं, हमें कौन हटाने वाला है। पिछले दिनों विधानसभा में इन्होंने कह भी दिया था
कि मोदी जी इस जन्म में तो आप दिल्ली में हमें हरा नहीं सकते, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। एक बार एलजी पर चिल्लाते हुए कह दिया था घमंड में कि ये एलजी कौन होता है, ये कोई हमारा मालिक है, दिल्ली के मालिक हम हैं। इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग विधानसभा में खड़े होकर के पुलवामा और उड़ी की घटना के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर और मनोरोगी कहा था। तो इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग जब आप सदन में खड़े होकर के, और किस लिए कहते हैं सदन में, ये बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कह नहीं सकते क्योंकि आपके खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा कायम कर देगा कि आपने प्रधानमंत्री की मानहानि की, क्योंकि सदन में आपको इम्यूनिटी मिली हुई है, इसलिए आप इस तरह की बकवास कर देते हैं। लेकिन अब तो वो मौका भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो विधानसभा का चुनाव भी हार गए, तो विधानसभा में तो अब जा भी नहीं पाएंगे। यानी जिस सदन का आपने मिसयूज किया है, दिल्ली की जनता ने आपको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि आप उस सदन में प्रवेश भी कर सके। तो कुर्सी गई, सत्ता गई, सरकार गई, शीश महल गया, पोजीशन गई, विधायकी भी गई, और अब कहाँ जाएंगे ये सबको दिखाई दे रहा है। वो कहाँ है सर? पंजाब जाएंगे, पंजाब में होगा वीक, है ना? क्या एडिशनल चीफ मिनिस्टर पंजाब बन जाएंगे वो भी। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ा अच्छा इंसाइट दिया। लेकिन आई होप जो खेल खेला है वो अच्छा है, और अगला चुनाव अभी बिहार का आएगा, तो कई लोग तो बोल रहे हैं बिकॉज बिहार की इतनी पॉपुलेशन है दिल्ली के अंदर, उसके हिसाब में तो आप बिहार का भी अंदाजा लगा ही सकते हो क्या होने वाला है। तो ये साल तो खैर चुनाव तो कुछ दिखता नहीं है और बड़े आराम से निकलेगा। अगले साल में काफी सारे चुनाव हैं एक साथ, तो फिर देखेंगे अभी क्या होता है। बिहार है, बिहार के बाद फिर पश्चिम बंगाल, असम, फिर तमिलनाडु, अभी ये सिरे से हैं। तो जी आगे की चुनौतियां कड़ी हैं, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं पश्चिम बंगाल से आ रही हैं, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता करके जो अपना डर प्रकट कर रही है ममता बनर्जी, उनको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। हरियाणा में जीते, महाराष्ट्र में जीते, दिल्ली में जीत गए, अब बिहार का नंबर है, फिर अगला चढ़ाव इनका पश्चिम बंगाल में ही होने वाला है, यानी निशाने पर मैं ही आने वाली हूँ। और याद रखें, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी होती है आदि जी। 15 साल उनको चीफ मिनिस्टर बने हुए हो जाएंगे जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होगा। तो इसलिए ममता बनर्जी का भी डर हमें दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, एंड आपने जो एक पूरा सेंस बना के दिया, थैंक यू सो मच। अगली बारी मिलेंगे, नमस्कार। जी जी, नमस्ते।